circular motion. तो प्लीज अपने अपने स्कूल की डेट शीट और विद सिलेबस भेज देना. आई विल प्लान क्लासेस अकॉर्डिंगली विद मी एंड एपी सर, ताकि आपका सिलेबस रिवाइज हो जाए. देयर इज वन मोर टीचर हु टेक अनदर सीबीएसई लेवल क्लासेस और उनका सिलेबस मुझसे काफी आगे. अपने क्लास की सर की क्या पढ़ा रहे हैं सर अभी? वर्किंग एनर्जी. और हम अभी मोशन प्लेन पे. सो स्कूल का पेस मैच करने के लिए यू हैव टू अटेंड हिज क्लास ऑल्सो. ठीक है, हम थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ते हैं सर, बेसिक लेवल थ्योरी लेवल अच्छे से क्लास करते हैं. ठीक है, वो क्लास करनी कंपलसरी है सर की. बाहर सृष्टि मैम को बोल देना. ठीक है, तुम्हारा शायद पुराने किसी 10th के ग्रुप में नाम होगा, मेरे उसमें इसलिए. ठीक है, मैम को बोल देना, वो न्यू ग्रुप में ऐड कर देंगे. तो नेक्स्ट इज सर्कुलर मोशन. थोड़ा फीलिंग के साथ पढ़ेंगे. सर्कुलर मोशन, ऑब्वियसली बॉडी इज मूविंग ऑन अ सर्कल एंड इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन. बट अंडर व्हाट कंडीशन अ मोशन विल बिकम सर्कुलर? अगर सपोज किसी भी बॉडी पे हम फोर्स नहीं लगाते, यानी पार्टिकल वी डोंट अप्लाई फोर्स और वेलोसिटी भी. ईशान, a particle is given a velocity, no force, किधर जाएगा ये? what will be the path? straight. इधर वेलोसिटी है, no other force, तो इधर वेलोसिटी को उधर ही मूव करेगा. कॉमन सेंस. बट ऐसा क्या हुआ कि ये सर्कल पे मूव करने लग गया? what will make this particle go on a circle? इसको थोड़ा हमें एनालिसिस करनी है. कैसे करेंगे? थोड़ी सी वियर्ड स्ट्रेटजी है, बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फीलिंग वाइज. अभी हम फीलिंग ले रहे हैं, देन वी विल डिराइव द मैथमेटिक्स आल्सो. फिजिक्स इज स्टडी ऑफ वो पहला चैप्टर है यार 11th का, ये वो नहीं पढ़ा था. फिजिक्स इज स्टडी ऑफ, क्या पढ़ते हैं फिजिक्स में? पढ़ रहे हैं, 3 चैप्टर खत्म हो गए, लेकिन ये नहीं पता कि क्या पढ़ रहे हैं. वंशिका, फिजिक्स इज स्टडी ऑफ, मैंने बताया तो था, लेकिन फर्स्ट क्लास में बताया था. नेचुरल फिनोमेना, स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना एंड फिजिकल वर्ल्ड. जो कुछ भी है सब फिजिक्स में. तो पहले दिखना चाहिए, फील होना चाहिए, है ना? एसी ठंडा क्यों कर रहा है? फिजिक्स की वजह से. टू बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिक्स. ब्लेड रोटेट होने पे हवा क्यों लगती है? फिजिक्स का पार्ट, केमिस्ट्री का नहीं है. समझ गया ना? तो थोड़ा फीलिंग जरूरी है. अगर हमने फोर्स नहीं लगाया, t इज इक्वल टू 0 पे ये पार्टिकल इधर था, लेट्स से पोजीशन A. थोड़ी देर के बाद जब देखोगे तो इसी लाइन पे कहीं होगा. दिस इज आफ्टर टाइम t. Now, because of some and so and so condition, it has started moving on a circle. It is now moving on a circular path. Perfect नहीं है, but assume कर लेना it is a circle. So, after time t, जहां इसको होना चाहिए था without force, वहां पे नहीं है. That means there must be some force. बिना फोर्स के, बिना एक्सेलरेशन को तो डायरेक्शन चेंज करेगा नहीं. इट शुड हैव बीन गॉन स्ट्रेट. स्ट्रेट नहीं है, ये कुछ वापस मुड़ गया है. तो नाउ इफ वी ऑब्जर्व, ए पॉइंट यहाँ पे था, बी टी टाइम पे, नाउ इट इज ऑब्जर्व हियर अंडर दिस सर्कुलर मोशन कंडीशन. समझ में आ रहा है? विदाउट एनी फोर्स दिस वुड हैव बीन द पोजीशन बी. अभी किसी वजह से ये सर्कल पे मूव कर गया, तो ये बी हमें मिलना था यहाँ पे. That means there must be some force which is pulling B towards the center. Correct? यहाँ पे कोई ऐसा फोर्स है जो विदाउट फोर्स B पे इस पार्टिकल को पहुंचाता. Now because of that force, B is pulled on the circle, B dash. और जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो इस सर्कल के सेंटर की तरफ ही आ जाएगा. तो इस डिस्कशन से ये कंफर्म हो रहा है कि देयर मस्ट बी अ फोर्स विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर. राइट? स्ट्रेट लाइन पे पार्टिकल मूव करता बिना किसी फोर्स के, फोर्स की वजह से वो हर बार सेंटर की तरफ पुल हो रहा है. दिस इज बीइंग पुल्ड टुवर्ड द सेंटर. सिमिलरली थोड़ी और देर के बाद देखोगे, अगर कोई फोर्स नहीं होता तो ये आफ्टर t is equal to t1 and t is equal to t2. But now the particle is found to be at C dash, which is a point on the
circle. Now, as a result, we can clearly say there must be a force directed towards the center of the circle. Without that, it is not possible a particle moves on a circle. हर बार ये सर्कल के सेंटर की तरफ खिंच जा रहा है बिकॉज ऑफ सम फोर्स, और उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? व्हाट दैट फोर्स इज कॉल्ड? सेंट्रीपिटल फोर्स. Without centripetal force, it is not possible for anything to move on a circle. ये थोड़ा लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर और दोनों को हम मिक्स करके पढ़ेंगे. द सर्कल की दो बार स्टडी है, एक बार मोशन प्लेन में एंड देन इट इज इन लॉज ऑफ मोशन आल्सो. आपने कर रखा है सीबीएसई क्लास में, बैंकिंग ऑफ रोड, है ना? तुमको मैंने मॉर्निंग में बोला था वापस से भेजने के लिए. कितने बजे आते स्कूल? हाँ तो उसके बाद बोला था 4 to 7. तो पड़ेगा IIT का. ठीक है, कोई नहीं. पेपर दे लो कल का, फिर एवरी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 4 PM. सेंट्रीपिटल फोर्स लिखना. सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन, to move a particle on a circular path, there must be a force towards the center. There must be a force acting towards the center, which causes the change in direction, of the particle, called as centripetal force. Direction of particle, called as centripetal force. अब centripetal force में कोई टाइप का फोर्स नहीं है. लाइक फ्रिक्शन फोर्स इज वन टाइप, ग्रेविटेशनल फोर्स इज वन टाइप, टेंशन इज वन टाइप. सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? कोई भी फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह बिहेव कर सकता है. इट कैन बी टेंशन. हम दोनों चैप्टर इसलिए साथ में कर रहे हैं, ये लॉज ऑफ मोशन का पार्ट है, बट थोड़ी फीलिंग ज्यादा आएगी. जैसे किसी पत्थर को रस्सी में बांध के घुमाते हैं हॉरिजॉन्टली, इसमें कौन सा फोर्स है जो सेंटर की तरफ लग रहा है? स्ट्रिंग को खींचने वाला टेंशन फोर्स. फॉर द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, इट इज ए ग्रेविटेशनल पुल. फॉर द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, इट इज इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन. सो फोर्स कोई भी हो सकता है. देयर कैन बी एनी XYZ फोर्स. जब हम किसी हॉरिजॉन्टल रोड पे टर्न करते हैं, कार टर्न करते हैं, साइकिल टर्न करते हैं, वहां पे कौन प्रोवाइड करता है? फ्रिक्शन. अगर फ्रिक्शन नहीं होगी then it is not possible for any car or any bike to turn on the road. So there is a friction जो टायर और रोड के बीच में लगती है toward the center of the circle. Centripetal force is a necessary condition for a particle to move on a circle, क्योंकि उसके बिना सेंटर की तरफ कोई खींचने वाला नहीं है. There is no force which can change the direction. ठीक है. तो जो न्यूटन सेकेंड लॉ इक्वेशन होती है जिसमें हम लिखते हैं F = ma, है ना, ये आपने 9 में पढ़ रखा है, इसलिए आई एम यूजिंग दिस, और आपने सीबीएसई क्लास में भी कर रखा है. सेंट्रीपिटल फोर्स लेफ्ट साइड में कहीं नहीं आएगा. ये कोई भी फोर्स है, टेंशन हो सकता है, ग्रेविटी हो सकती है, फ्रिक्शन हो सकता है. दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल. मतलब इसमें जो ए है, दैट ए विल बी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. अगेन शायद कंफ्यूज हो गए. सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है, वो सिर्फ उस फोर्स को हम बोलेंगे जो कि सेंटर की तरफ लग रहा होगा, जिसकी वजह से पार्टिकल सर्कल पे मूव कर रहा है. तो टाइप ऑफ फोर्सेस में सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं लिख सकते. हाउ मेनी टाइप ऑफ फोर्सेस आर देयर? बंसल, हाउ मेनी टाइप ऑफ फोर्सेस कौन कौन से? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटेशन. राइट, दीज आर ओनली 4 टाइप ऑफ फोर्सेस. टेंशन कौन से टाइप का फोर्स है इनमें से?
इलेक्ट्रोस्टैटिक, टेंशन, फ्रिक्शन, दे ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। ये भी फर्स्ट चैप्टर है एक्चुअली, फिजिकल वर्ल्ड में लास्ट में कुछ था थोड़ा सा। देयर आर ओनली 4 टाइप ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, ग्रेविटी मास की वजह से, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो सेंट्रीपिटल फोर्स उन कैटेगरी में नहीं आएगा बिकॉज ये कोई टाइप ऑफ फोर्स नहीं है, ये उस हर फोर्स को हम बोल सकते हैं जो कि सर्कल के सेंटर की तरफ लगता है, which can be tension, which can be gravity, which can be electrostatic, which can be friction, right? सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है हमें सर्कल में मूव करने के लिए। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स कम पड़ जाता है मतलब फ्रिक्शन कम है और हम टर्न करना चाहते हैं तो क्या होगा, स्किड कर जाएंगे बाहर की तरफ। ये यहाँ पे सपोज टेंशन जितना चाहिए उतना नहीं है तो रस्सी टूट जाएगी एंड इट विल फ्लाई अवे। सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द स्पीड with which a particle is moving. So ये तो थोड़ा आइडिया हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स क्यों चाहिए, क्योंकि पार्टिकल अगर फ्री होता तो स्ट्रेट लाइन में चलता, बिकॉज इट्स मूविंग ऑन अ सर्कल मींस वो सेंटर की तरफ थोड़ा थोड़ा मूव कर रहा है। एवरी टाइम इट इज मूविंग टुवर्ड द सेंटर, दैट मींस फोर्स मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर व्हिच इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। एक्सेलरेशन प्रोवाइडेड विल बी कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, करेक्ट। अब सर्कुलर मोशन में वी कैन कैटेगराइज अगेन इट इनटू 2 टाइप्स, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। जैसे मोशन को 2 पार्ट में करते हैं, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म। मिस्टर तन्मय, सॉरी नाम याद है मुझे, ऐसे भूल जाता था। मिस्टर तन्मय, व्हाट इज द यूनिफॉर्म मोशन डेफिनेशन? यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन 9th का इसीलिए पूछ रहा हूँ, अभी 11th का कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, डोंट वरी। What is uniform motion and non-uniform motion, and what is the difference between them? याद है? Uniform motion, equal distance and equal time interval, जो थोड़ा equal displacement बोलना चाहिए technically. This uniform motion यानी जब वो same time में same displacement cover करे, that is called uniform. If it is covering unequal, so uniform circular motion and non-uniform circular motion भी कुछ ऐसे रिलेटेड है, बट अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब कोई पार्टिकल सर्कल पे कांस्टेंट स्पीड से चलता है। इफ अ पार्टिकल मूव ऑन अ सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, नॉट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। When a particle moves on a circle with constant speed, with constant speed, it is said to be uniform circular motion. Just an example, motion of clock hands, घड़ी की सुइयां एक स्पीड से चलती रहती है एवरी टाइम कांस्टेंट, या फिर फैन की जो ब्लेड्स होते हैं किसी एक पर्टिकुलर स्पीड सेट कर दिया हमने रेगुलेटर को 3 पे, इट विल बी मूविंग ऑलवेज विद द सेम स्पीड। स्टार्ट करते टाइम तो यूनिफॉर्म नहीं होगा बिकॉज इट वाज एट रेस्ट एंड इट स्टार्टेड मूविंग, फिर एक स्पीड सेटिंग पे आके वो इट विल बी कांस्टेंट स्पीड। सो एनी मोशन, एनी सर्कुलर मोशन विच इज विद अ कांस्टेंट स्पीड, मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं इसको? d by dt of mod of v0। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन आएगा 0, बट एक्सेलरेशन 0 नहीं है क्योंकि इसमें फोर्स है, बिकॉज ऑफ फोर्स देयर मस्ट बी एन एक्सेलरेशन, सो dv by dt is not equal to 0। This is speed constant, the rate of change of speed is 0, acceleration is non-zero, acceleration है, और acceleration का रीजन क्या है? Not the change in speed, it is change in direction। velocity same है throughout the motion, but the direction of velocity is changing because of change in the direction of motion of the particle। Now we have to ठीक है, तो थ्योरेटिकली तो आप लिखोगे वो तो बुक में लिखी हुई है, मैथमेटिकली हाउ डू वी रिप्रेजेंट? पहले टर्म का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, स्पीड इज कांस्टेंट, बट वेलोसिटी इज वेरिएबल। वो दूसरे वाले से नहीं पता पड़ रहा है, इसमें सिर्फ ये लिखा हुआ दिस इज एक्सेलरेशन,
एक्सिलरेशन अगर है इसका मतलब देयर विल बी चेंज इन वेलोसिटी. एक्सिलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी वन टाइम. स्पीड इज कांस्टेंट. स्पीड इज कांस्टेंट. स्पीड का मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन ऑफ दैट वेलोसिटी इज changing. So for example, if we consider it to be a circle, at point A, at point B, at point C, at point D, at all the points, the particle is moving with the same speed, direction is changed. V, 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 and V. Speed will be same. इसको हम एक दूसरी तरह से भी एनालाइज करेंगे with the help of vector approach also. अभी थोड़ी पहले प्रैक्टिकल सी फीलिंग ले लेते हैं. पार्टिकल को मूव करने के लिए सर्कल पे सेंटर की तरफ फोर्स चाहिए. दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रिपेटल फोर्स. फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन. लेकिन ये एक्सेलरेशन ऐसा है जो वेलोसिटी की केवल डायरेक्शन बदल सकता है, मैग्नीट्यूड नहीं. ओनली डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंज. मैग्नीट्यूड इज कांस्टेंट. इसको अगर हम दूसरे टर्म्स में समझें, इन अदर टर्म्स लाइक इन द टर्म्स ऑफ सर्कुलर मोशन. जब हम बात कर रहे थे यूनिफॉर्म मोशन की, देन वी से वेलोसिटी और व्हिच कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम. So if we say यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसमें भी कुछ ऐसा होना चाहिए जो कांस्टेंट हो. अगेन आप समझ आ रही? यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट. अदर टर्म्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम या इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट. ऐसे यहाँ पर भी कुछ कांस्टेंट होना चाहिए. यहाँ तो क्या दिख रहा है कांस्टेंट? स्पीड कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी इज वेरिएबल. वेलोसिटी वेरिएबल है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, और उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे by the centripetal acceleration. We also derive the formula for centripetal acceleration, but before that there is some terminology that we need to understand. जब कोई पार्टिकल लीनियर मोशन करता है, रेक्टिलिनियर मोशन, तो हम डिफाइन करते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट. इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दैट इज डिस्प्लेसमेंट. अभी अगर इसने ए से स्टार्ट किया है, इन टाइम टी इफ इट रीचेस पॉइंट बी, with respect to the initial position, the angle covered is defined as angular displacement. Angle is vector quantity. Angle is vector or scalar? होती है ना, ऊपर या नीचे, मतलब प्रॉपर एंटी-क्लॉकवाइज होती है या ऊपर या नीचे होती है? What is the direction of angle? Vanshika? Clockwise or anti-clockwise? Okay, चलो, let's see. ऊपर या नीचे ही होती है वैसे. तो कैसे डिसाइड करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज तो अपने बोलने का तरीका है, बट द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ एंगल इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल. अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो थंब किधर है? बाहर. इसका मतलब इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है आउट ऑफ द प्लेन. नहीं, दूसरा एक्स वाई. वेयर इज दिस जेड? ईशान, पॉजिटिव जेड बाहर है अंदर की तरफ? पॉजिटिव जेड बाहर की तरफ. कैसे पता करते? बाहर होगा या अंदर होगा, कैसे पता? हाउ डू यू नो वेयर इज द पॉजिटिव जेड एक्सिस? विल इट कम आउट और विल इट गो इन? भी बता सकते हो. क्या देख रहे हो? राइट हैंड रूल. राइट हैंड, एक्स से वाई की तरफ हैंड घुमाते हैं, जिधर थंब पॉइंट करेगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन. इफ दिस इज एक्स एंड वाई, जेड विल बी आउटवर्ड्स. तो एंटी क्लॉकवाइज हैंड को कर्ल करने पे थंब बाहर की तरफ आता है, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स को हम लेते हैं पॉजिटिव. शांत, एंटी क्लॉकवाइज एंगल विल बी मेजर्ड एज पॉजिटिव एंगल
क्लॉकवाइज करोगे तो थंब अंदर की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ माइनस जेड एक्सिस, क्लॉकवाइज एंगल्स विल बी टेकन विद नेगेटिव साइन. सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा इन इक्वल टाइम इंटरवल फॉर द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल डिस्प्लेसमेंट था इन इक्वल टाइम इंटरवल, but in the case of uniform circular motion it will be angular displacement equal in equal time interval. थीटा या डेल्टा थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. डेल्टा का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल. Angular displacement is the angle covered from between the initial and final position. Ishan Bansal, what is the definition of angle? Remember? एंगल को कैसे डिफाइन करते हैं? प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, दो तरह के एंगल थे. आर्क लेंथ, नहीं नहीं, प्लेन एंगल इज आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस. सॉलिड एंगल होता है एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर. यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज रिवाइज करेंगे कभी रिसेंटली एग्जाम से पहले आपके. बट उसमें से एक थी प्लेन एंगल. प्लेन एंगल इज आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस. तो ये आर्क लेंथ ए बी डिवाइड बाय रेडियस विल बी द एंगल. एंटी क्लॉकवाइज एंगल्स को हम पॉजिटिव लेते हैं, मतलब ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है. इट विल डिपेंड ऑल्सो अपॉन द पोजिशन ऑफ एक्स एंड वाई. सपोज क्वेश्चन में ही अगर ऐसा लिखा हो दिस इज एक्स और नीचे वाला वाई, तो पॉजिटिव जेड किधर है? एक्स से वाई की तरफ हाथ घुमाओ, एक्स टू वाई. इफ यू कर्ल योर हैंड तो थंब राइट, थंब विल बी इनसाइड, इनसाइड विल बी पॉजिटिव, राइट हैंड राइट राइट. अदर बात जेड इज गोइंग इन, इसके लिए जो क्लॉकवाइज होगा दैट विल बी टेकन पॉजिटिव, राइट. इट विल बी डिपेंडिंग अपॉन वेयर इज द एक्स एंड वाई एक्सिस. बट यूजुअली जो हम नोटेशन लेते हैं, एक्स इज द हॉरिजॉन्टल, y is the vertical, so we'll use the same notation unless the diagram specifies. Anti-clockwise में positive, clockwise में negative. Anti-clockwise angle is positive angle and clockwise is negative. Initial to final point. अब मैंने अभी एक क्वेश्चन पूछा था, angle is scalar or vector. Anyone like to answer from the online? Ronak? Ayush? Yes, sir. Angle is scalar or vector? Angle is scalar or vector? So I think it's supplementary because it has no dimensions, but You think it is? so it can be both. So it doesn't have any dimension, but it has a Can be both. So your unit, answer is quite diplomatic. Very nice. Yes, it is both. But what is that condition that specify when to consider scalar, when to consider vector? We discussed this a bit in the vector chapter. याद है किसी को? स्केलर और वेक्टर, कब स्केलर लेंगे कब वेक्टर लेंगे? इधर just for exclusive online guys जिन्होंने पहले किया है. हाँ, anyone remember? निशित और सिमरत, कब हम लेते हैं एंगल को स्केलर और कब लेते हैं वेक्टर? यस, एनीवन? सर अगर डायरेक्शन फिक्स्ड रिमेन रहती है फिर स्केलर लेते हैं. नहीं नहीं, याद नहीं है इसका, मैं भूल गया. जब बहुत छोटा एंगल होता है तो वेक्टर है बिकॉज उसकी डायरेक्शन फिक्स है. स्मॉल एंगल विल बी कवर्ड ओनली बाय एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ए से बी पहुंचने का तरीका ओनली बाय एंटी क्लॉकवाइज है अगर छोटा एंगल है. अगर सपोज ये 400 डिग्री या 700 डिग्री है, तो या तो आप 2 बार कंप्लीट रोटेशन राइट में करो या 1 बार लेफ्ट में करो. किसी भी तरीके से हम उस बड़े एंगल को कवर कर सकते हैं या रीच कर सकते हैं. ये आ चुका है जेम, एग्जैक्टली सेम लैंग्वेज. डी थीटा इज वेक्टर. डी थीटा वेरी स्मॉल, एज स्मॉल एज पॉसिबल, राइट. छोटा एंगल्स को स्मॉल एंगल इज कंसिडर्ड टू बी वेक्टर, लार्ज एंगल इज स्केलर. ये थोड़ी सी मैथमेटिकल चीज है.
कि बड़े एंगल को आप किसी भी तरीके से पहुंच सकते हो, बना सकते हो। स्मॉल एंगल के लिए यू हैव टू बी स्पेसिफिक ओनली इन वन डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज से आप ए से बी तक पहुंचोगे, नॉट बाय क्लॉकवाइज। डी का मतलब वेरी स्मॉल एंगल। स्मॉल एंगल इज वेक्टर एंड लार्ज एंगल इज स्केलर क्वांटिटी। Now the angle covered per unit time is defined as angular velocity, and that angular velocity remains constant in the uniform circular motion. In the uniform motion, velocity remains constant. In the uniform circular motion, it is the angular velocity that remains constant. Angular velocity is denoted by small omega. कैपिटल ओमेगा होता है, जैसे ओम का सिंबल कैपिटल ओमेगा, स्मॉल ओमेगा, कैपिटल सिग्मा, स्मॉल सिग्मा, राइट। जैसे दीज आर थ्री लैटिन अल्फाबेट जिनको यूज करते हैं सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन के लिए। दिस इज नॉट डब्ल्यू, दिस इज ओमेगा। Angular velocity is defined as angle covered per unit time, omega। वैसे ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगी और इसकी डायरेक्शन भी होगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की तरफ। एंटी क्लॉकवाइज तो आउटसाइड बाहर की तरफ, क्लॉकवाइज देन इनसाइड अंदर की तरफ, राइट। ओके, एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। Delta theta means total angular displacement divided by total time taken. Angular displacement divided by total time taken. एवरेज है तो बड़ा सा टाइम इंटरवल ले लेंगे और इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी के लिए d theta by dt. This is, we will be doing this again in the laws of motion chapter and again in the rotational motion chapter. So because they all are linked, इसलिए मैं साथ साथ ही कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर भी हो जाए how they are related. यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट। एंगुलर वेलोसिटी इज एंगल कवर्ड पर यूनिट टाइम। सो इन यूनिफॉर्म अगर हम इसको इंस्टेंटेनियस निकालते हैं किसी एक इंस्टेंट पे, that will be rate of change of angular displacement with time. जैसे एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी in the motion in straight line chapter. What will be the unit, वंशिका? इसकी यूनिट क्या होगी एंगुलर वेलोसिटी की? यूनिट, SI यूनिट, एंगल की यूनिट रेडियन। स्टैंडर्ड यूनिट इज रेडियन। जो हम कॉमनली यूज करते हैं वो डिग्री। क्या रिलेशन दोनों में भाई, डिग्री और रेडियन में? भाई कैसे, अभी जैसे बताया था मैंने डेफिनेशन एंगल की होती है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ठीक है। अगर ये आर्क लेंथ है S और रेडियस है R, तो एंगल की डेफिनेशन होती है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अब इस छोटे की जगह पे पूरा ले लो, फुल सर्कल। सर्कमफ्रेंस कितना होता है सर्कल का? 2 पाई r डिवाइड बाई r, r कैंसिल, 2 पाई रेडियन एंगल होगा टोटल। और डिग्री में कितना होता है ये टोटल एंगल एट द सेंटर? 360 ना, जोर से बोलेगा। हाँ, 2 पाई रेडियन इट इज 360 डिग्री, 2 कैंसिल, सो पाई रेडियन इज 180 डिग्री। अरे वो यार एक बार है, लेसन नहीं भावना है, समझो वो गलती से चल गया था एक बार। इक्वल टू थीटा इज एस बाय आर, दिस इज फॉर द होल सर्कल एट द सेंटर ऑफ सर्कल, एट द सेंटर ऑफ सर्कल। तो टोटल एंगल होगा वो 2 पाई रेडियन और उसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 360। यहाँ से रिलेशन हम डिराइव कर सकते हैं इन केस टू फॉरगेट।
Pi radian is 180 degrees, so 90 degree means pi by 2, 60 degree is pi by 3, 45 is pi by 4. अब ये तो एक जनरल डेफिनेशन थी एंगुलर वेलोसिटी की. इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट. इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट. राइट. कांस्टेंट का मतलब अब चाहे छोटा सा टाइम लो 1 सेकेंड 5 सेकेंड या पूरी जैसे वेलोसिटी सेम ही आएगी. तो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी अब हम पूरे के लिए ले लेते हैं फॉर द होल. टोटल एंगल इज 2 पाई, टाइम इज कैपिटल टी. 2 पाई बाई कैपिटल टी. एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज 2 पाई बाई टाइम पीरियड. ठीक है. अगर अर्थ की कैलकुलेट करते हैं, अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, what will be the value of capital T? Or can we use this formula for Earth? Angular velocity of rotation, where T is time. T is the time period of circular motion. और तो सर्कल पे मोशन होता है अर्थ का ऑलमोस्ट. द ऑर्बिट ऑफ अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली सर्कल. बट टाइम टेकन विल बी 365 days into 24 into 60 into 60. Then it will be radian per second. Right? मोशन ऑफ क्लॉक हैंड. घड़ी में 3 सुइयां होती हैं, मिनट हैंड, आवर हैंड एंड सेकंड हैंड. सेकंड हैंड कितने टाइम में एक रोटेशन करती है? सेकंड वाली सुई, सेकंड वाली सुई एक रोटेशन कितने में करती है? घड़ी में 3 सुइयां होती है. 60 minutes. बस 60 मिनट नहीं भाई, 60 सेकेंड. जो मिनट वाली सुई है, सॉरी सेकंड वाली और मिनट वाली, तो हम 3 ड्रॉ कर लेते हैं. 1 2 3 6 9. दिस इज दी. और एक होती है जो चलती रहती है. दिस इज सेकंड हैंड, मिनट एंड आवर. सेकंड वाली जो होती है एंड वो कितने टाइम में कंप्लीट रोटेशन करती है? 1 मिनट में. 1 मिनट में, 1 मिनट में कंप्लीट रोटेशन तेज होती रहती है. So for the second hand, time taken to complete is 1 minute. 1 minute is 60 seconds. For the minute hand, ये 12 से 12 जब आएगा तो 1 घंटा हो जाएगा, 1 hour. That will be 60 minutes, so 60 into 60. And for the hour hand, पूरे 12 घंटे लगेंगे इसको 12 to 12 आने में. 12 into 24 to 60 into. कार्तिकेय समझ गया ना किसकी बात हो रही है? Yes, sir. हाँ, घड़ी में 3 से होती है. सेकंड वाली जो चलती रहती है फास्ट, 1 मिनट यानी 60 सेकंड में. मिनट आवर्स टेक 60 मिनट और 60 into 60 3600 सेकंड. आवर हैंड टेक्स 12 into 3600. तीनों में से किसी का भी कैलकुलेट करना और जिसका कैलकुलेट करे उसका टाइम पीरियड पुट कर देंगे. और उसके लिए अगर आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, चाहे आप छोटे से टाइम इंटरवल में निकालो या फिर पूरे कंप्लीट टाइम पीरियड में निकालो. अनदर फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल अपॉन स्पीड, क्योंकि इसमें स्पीड तो कांस्टेंट है. स्पीड कांस्टेंट है. कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की इसने? 2 पाई आर with the constant speed of v, so speed is distance upon time. This is another formula for time period. सर्कल पे मूव करने के लिए, यूनिफॉर्म सर्कल मोशन पे मूव करने में जो टाइम लगेगा दैट इज 2 पाई आर बाई वी. अब इसको पुट कर देते हैं यहाँ पे. राइट. ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई? 2 पाई
डिवाइडेड बाई 2πr/v, v ऊपर हो जाएगा, 2π गॉन. So relation between omega is angular velocity, v is linear velocity, and r is radius. Omega is v by r. ये सारी चीजें हमें रोटेशन मोशन वाले चैप्टर में भी मिलती हैं. हम वहां पर दोबारा नहीं पढ़ेंगे, पढ़ लेते हैं यहीं से, सब आपस में रिलेटेड है. आधा अधूरा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है. v इज इक्वल टू r ओमेगा या फिर ओमेगा r. v इज दैट टेंजेंशियल स्पीड, r इज द रेडियस, और ओमेगा से ये आ गया रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी. किसी भी पार्टिकल के यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन v इज इक्वल टू r ओमेगा. Relation between linear and angular velocity. बट ये तभी होगा जब ये वेलोसिटी परपेंडिकुलर, सर्कल पे हमेशा परपेंडिकुलर ही होगी रेडियस के. एट एवरी पॉइंट इट विल बी परपेंडिकुलर. राइट. टाइम पीरियड को हम कुछ और भी लिख सकते हैं, मतलब वी कैन आल्सो रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक सेकेंड में कितने सर्कल, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड. एक सेकेंड में कितने रोटेशन हो रहे हैं, दैट्स कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी. नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस पर सेकेंड और इन अ यूनिट टाइम. तो टी टाइम में 1 सेकेंड में 1/t. फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्कुलर मोशन, एफ या न्यू किसी भी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं. नंबर ऑफ ऑसिलेशन, सॉरी, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड, नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकेंड या हर्ट्ज. सो एंगुलर वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला मिल गया, विच इज 2π into frequency, because it is 2π by time period, and which is 2π into frequency. राइट, समझ आ रहा है? अब थोड़ा आ जाते हैं मैथमेटिकली. तो सब इंफॉर्मेशन थी. कांस्टेंट स्पीड से मूव करना चाहिए, सर्कल पे मूव करे तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, लिनियर वेलोसिटी इज चेंजिंग बिकॉज ऑफ चेंजिंग डायरेक्शन, और दोनों में रिलेशन आ गया. ओमेगा इज v by r और v इज इक्वल टू r ओमेगा. नेक्स्ट है, सब हमें इसका एक्सेलरेशन जो है उसको कैलकुलेट कर रहे हैं मैथमेटिकली प्लस वेक्टोरली. मैथमेटिकली का मतलब विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन. एक्सेलरेशन कैसे निकालते थे अभी तक? डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन. दैट्स वन मेथड. दूसरा तरीका, हम वेक्टर अप्रोच यूज कर सकते हैं, बिकॉज वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, नॉट द मैग्नीट्यूड. सो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन. Next, follow heading centripetal acceleration. We have to derive this formula for the acceleration on the particles moving on a uniform circular path. Centripetal acceleration. कुछ सेंट्रीफ्यूगल जैसा भी होता है, शायद आपने सुना हो. सेंट्रीफ्यूगल सुना है किसी ने? सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है? सर आउटवर्ड फोर्स जो लगता है. आउटवर्ड फोर्स जो लगता है वो क्या होता है? क्या कहेंगे? ओके. मतलब होता ही नहीं है. नकली फोर्स का मतलब
थोड़ी मान लेते हैं यार, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में मानते मानते कुछ नहीं है। यस, ओके, आई एक्सप्लेन। चलो अभी नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कुछ होता है जो सर्कल से बाहर की तरफ लगता है। जैसे जब हाई स्पीड में कार टर्न होती है, बस टर्न होती है, हमारी बॉडी किधर जाती है? हाँ, बाहर की तरफ। फोर्स तो लग रहा होता है ना उस टाइम पे। अगर आप कार के अंदर बैठे, बस के अंदर बैठे और स्टाइल में अगर टर्न कर ली तो ये बॉडी लीन्स फॉरवर्ड। तो कुछ आपने नाइन्थ या पढ़ा होगा, इनर्शिया की वजह से होता है ऐसा। इनर्शिया इज प्रॉपर्टी जिसकी वजह से आपका नीचे का पार्ट रेस्ट में रहता है। बट जो बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है, जो हमें फील होता है एक्चुअली, दैट फोर्स इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, उसके लिए हमें थोड़ा सा भी और पढ़ना पड़ेगा इन द नेक्स्ट चैप्टर, समथिंग कॉल्ड स्यूडो फोर्स। ठीक है, तो वो अभी के लिए छोड़ देते हैं। जस्ट आई गेव दैट वर्ड ताकि आप दोनों देखो तो कंफ्यूज मत हो। सेंट्रीपिटल होता है सर्कल के सेंटर की तरफ, और सेंट्रीफ्यूगल होता है बाहर की तरफ। बट दोनों कभी एक साथ नहीं लगते। दोनों कभी एक साथ एक बॉडी पे नहीं लगते, कि वो दोनों एक साथ लगेंगे तो कैंसिल हो गया, देन तो बहुत कैंसिल आउट, फोर्स ही नहीं बचा जो सर्कल पे मूव करा सके। तो व्हेन अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कल, हमें इस पे लगने वाले एक्सिलरेशन को कैलकुलेट करना है। सो वी टेक एनी टू पॉइंट्स वेरी क्लोज, है बहुत क्लोज, बट डायग्राम की क्लैरिटी के लिए थोड़ा दूर बना लेते हैं, V1 एंड V2। मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ इज सेम, दोनों कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं। So when a particle move on a circle with constant speed, its velocity is changing from A to B. और suppose ये angle covered at the center is theta in this time, right? Now हमें कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। Though it is two different points, but we will consider it to be theta to be approximately 0। ये A और B एक दूसरे के नेक्स्ट पॉइंट बन जाएंगे when theta is close to 0। तो एक ही पॉइंट पे बन जाएगा। It will be like a instantaneous acceleration only. It is change in velocity v2 minus v1 divided by time taken t2 minus t1। तो हमें ये वेलोसिटी का डिफरेंस कैलकुलेट करना है, चेंज इन वेलोसिटी एंड डिवाइड बाय टाइम, और डेल्टा v बाय डेल्टा t ये वेक्टर फॉर्म में। जब मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे, so we have to calculate the magnitude of this delta v, change in velocity divided by delta t, correct? Okay, कैसे कर सकते हैं v2 minus v1? There are 3-4 methods। चेंज इन वेलोसिटी का हमें मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है डिवाइड बाय टाइम। बेटा बाकी लोग भी ऑफलाइन आना स्टार्ट करो, थोड़ा ऑफलाइन में अच्छा लगता है पढ़ना पढ़ाना दोनों। क्यों शायद ऑनलाइन से कोई इंटरेक्शन हो नहीं पा रहा है अभी, मतलब यू गाइस। स्कूल तो जा रहे हो ना ऑफलाइन? नहीं, कंपल्सरी है ऐसे जा रहे हो में मजे करने? कंपल्सरी है, मतलब धीरे धीरे थोड़ा कोशिश करो। ओके, वी हैव टू फाइंड v2 minus v1। थीटा 90 90, इन दोनों का सम हो गया 180। सो द रेस्ट टू एंगल समेशन शुड बी 180। ऐसे ट्रायंगल को कुछ, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को कुछ बोलते थे, साइक्लिक तो नहीं है। साइक्लिक तो उसको बोलते थे जो चारों के चारों अंदर हो, लाइक दिस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। Anyone knows the name of this type of quadrilateral? Convex quadrilateral, जिसके 3 corners
एक साइड पे हूं, such that the sum of two is 180. 1 2 3 एक ही तरफ है और कन्वेक्स कोऑर्डिनेट ऐसे ही, मतलब यहाँ कोई रोल नहीं है। ये दोनों 90 90 180 हो गए, टोटल समेशन 360 होता है, तो रेस्ट दोनों का समेशन 180 होना चाहिए। एंड दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, सो 180 minus theta, this become theta. So the angle between the direction of v1 and direction of v2 is theta. So एक तो हमें ये तरीका मिल गया that we know their magnitude, is v, और दोनों के बीच में एंगल है थीटा। Somehow we have to calculate v2 minus v1 का magnitude and divide by time. तो तीन तरीके हैं, तीन चार बहुत सारे तरीके हैं। अभी हम पहले तरीके से करते हैं, वेक्टर मेथड यूजिंग वेक्टर ट्रायंगल अप्रोच। किसी भी ट्रायंगल में जब हम टेल को हेड से ज्वाइन करते हैं तो समेशन मिलता है, और जब हेड को हेड से ज्वाइन करते हैं तो डिफरेंस मिलता है। हेड ऑफ v1 to head of v2, this vector that joins their head represent the difference of the two vectors. v1 के हेड को v2 के हेड से ज्वाइन करने पे this vector will be the difference, और ये आ जाएगा v2 minus v1। v1 को v2 से ज्वाइन करेंगे तो v2 minus v1 आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। इसी वेक्टर में टेल को हेड से ज्वाइन करने पे एडिशन होता है, ए के टेल को बी के हेड में ज्वाइन करेंगे, दैट विल बी ए प्लस बी, और अगर ए को बी में ज्वाइन कर देंगे बी माइनस ए। समझ गए? हेड टू हेड इज डिफरेंस, टेल टू हेड इज समेशन। तो v1 को v2 के हेड से ज्वाइन करने पे जो वेक्टर मिलेगा दैट इज v2 minus v1। अब एक तरीका था दोनों का डिफरेंस, और यहाँ पर हमें क्या चाहिए, इसके लेंथ, मैग्नीट्यूड इज लेंथ ऑफ द वेक्टर, इसकी लेंथ निकालनी है। यू कैन यूज ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से ड्रॉप द परपेंडिकुलर। इन दोनों की लेंथ तो इक्वल है बिकॉज दे बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड, v1 एंड v2। किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर परपेंडिकुलर होता है बेस पे। ये छोटा ट्रायंगल कंसीडर कर लो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज sin थीटा, तो परपेंडिकुलर की लेंथ आ गई v टाइम्स sin थीटा बाई 2, ये ऊपर वाला, और ऐसे ही नीचे वाला भी v sin थीटा बाई 2। करेक्ट? ट्रिग्नोमेट्री लगा दी सिंपल, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज sin थीटा, थीटा बन गया थीटा बाई 2 ऊपर, थीटा बाई 2 नीचे, दो पार्ट में डिवाइड। राइट? शांत नहीं, कुछ डाउट है? फिर ये जो रेड वेक्टर था v2 minus v1, इसका मैग्नीट्यूड कितना आया? बाय यूजिंग दिस अप्रोच v2 minus v1 लेंथ इज 2v sin थीटा बाई 2। The difference of the two vector is v2 minus v1। ये जो रेड वाला वेक्टर था that vector is v2 minus v1। हमने इसकी लेंथ निकालनी थी, we use that isosceles triangle method। आइसोसेलेस ट्रायंगल में वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो इट बिकम हाफ एंड हाफ हो गया। कुछ लोग निकल गए। बेटा ये बोर्ड दिख रहा है क्लियर? कार्तिकेय सर जो ये ट्रायंगल बनाया सर वो बहुत छोटा है सर, मतलब छोटा दिख रहा है सर, बहुत छोटा दिख रहा है। रुको जूम करता हूँ बेटा एक सेकंड। आई एम ऑन द बैक कैमरा, तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन में। अभी ठीक है? यस सर, बस थोड़ा सा ऊपर कर देना सर। यस सर, यस सर। बट कोई नहीं, वी हैव टू कंप्रोमाइज। हाँ, v2 minus v1 आ गया 2v sin थीटा बाई 2। और जब एंगल बहुत छोटे होते हैं, कि ये होगा बहुत छोटा क्योंकि हमने इंस्टेंटेनियस निकालना है,
ए और एक है जस्ट नेक्स्ट वाला बी. So theta should be very very small, and for very small angle, sin theta can be approximated as theta. For very small angle, sin theta की वैल्यू theta के इक्वल होती है. 30 डिग्री is a small angle or big angle, by the way? Big. 30 बड़ा है छोटा है? 30 स्मॉल एंगल. देखते हैं कब कैसे. 30 को एक्चुअल में 30 नहीं लिखना चाहिए ना. 30 डिग्री का मतलब रेडियन में कितना हुआ? 5/6. पाई कितना होता है? 3.14 यार, ये तो इक्विवेलेंट है. पाई की वैल्यू 3.14 होती है ना. डिवाइड बाय 6 कितना है ये? 0.52. इसको हम 30 डिग्री बोल रहे हैं, एक्चुअल में वो रेडियन के टर्म्स में 0.5. साइन 30 कितना होता है? which is 0.5. साइन थीटा की वैल्यू थीटा के इक्वल होती है स्टैंडर्ड यूनिट में. साइन 0.52 इज अप्रोक्सीमेटली 0.5. ये मैथमेटिकल अप्रोक्सीमेशन लिखा है. व्हेन एंगल इज स्मॉल, साइन थीटा की वैल्यू थीटा के इक्वल हो जाती है. बट साइन 30 को 30 नहीं लिख सकते बिकॉज 30 इज नॉट इन स्टैंडर्ड यूनिट. साइन 0.1 डिग्री को भी 0.1 नहीं लिख सकते बिकॉज दैट्स नॉट ए स्टैंडर्ड यूनिट. 0.1 को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन. समझ आ रहा है? साइन 0.1 डिग्री इज ऑल्सो नॉट 0.1. ये जो है अप्रोक्सीमेशन है, ये कोई भी अप्रोक्सीमेशन है, कोई भी फॉर्मूला तभी वैलिड होता है व्हेन it is in the standard unit, and standard unit for angle is radian. So by this knowledge, by this approximation, ये जो theta by 2 है उसको sin theta by 2, इसको हम theta by 2 लिख सकते हैं. स्मॉल एंगल में sin theta is theta, sin theta by 2 is theta by 2, 2 gone, v into theta आ गया. सर थोड़ा जूम आउट कर सकते हो? तो जूम आउट कर दो एक सेकंड. Rashid, how are you? सर आई एम फाइन. I will not write on the right side of the board. So yeah. Today I don't have other device to see how much of the board is visible to you. Usually I use 2 devices, so I will write only in between this. फ्रंट कैमरे पे बहुत ज्यादा ब्राइटनेस आता है बिकॉज ऑफ दी ऑटो फोकस एंड ऑल. थोड़े है ना, वो सेल्फी वाली जनरेशन है हमारी. तो पहले अलग से एप्लीकेशन आते थे, अब सब प्री इंस्टॉल आते हैं. बैक कैमरे में रियल फोटो आती है, फ्रंट कैमरे में एवरीवन इज, है ना, ऐसे कुछ है. तो फ्रंट कैमरे में बहुत ज्यादा मतलब लाइक बार बार ऐसा होगा एकदम वाइट, फिर वो एकदम नॉर्मल होगा. तो व्हेन माय हैंड इज देयर तो फोकस यहाँ आ जाता है, इसलिए थोड़ा दैट्स व्हाई. ठीक है. दिखता तो वैसे भी कोई बच्चा नहीं है उसमें, वो तो अलग डिवाइस पे देखना पड़ता है. तो कैमरा कोई ऑन नहीं करते, सब घर में पता नहीं कोई लेट के पढ़ रहा होता है. यस बॉस, ये आ गया वीप थीटा क्लियर. अभी तक कोई डाउट पूछ लो, क्योंकि ये थोड़ा मेथड है जो बुक में नहीं है आपके. दिस इज अ डिफरेंट मेथड. बुक में मतलब एसएल अरोड़ा में सम अदर मेथड इज यूज्ड टू डिराइव दिस. गोविंद, यस सर. ट्रायंगल Yes, था sir. यार, पढ़ा था हमने? नहीं पढ़ा सकते, कोई बात नहीं, आप वीडियोस देख लेना. सर ये 2v into theta by 2 क्या कर रहा है सर ये? क्या वो सर आप बुला रहे थे सर मेरे को? साइन थीटा की वैल्यू थीटा के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है. ये एंगल बहुत छोटा है, तो साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू थीटा बाई 2 के इक्वल होगी. ओके सर. 2 कैंसिल, तो इसकी वैल्यू आ गई v into थीटा. यस सर. ये ओके पोर्शन इसलिए हमने अलग से किया हुआ है. हिंदी पैरेललोग्राम और ट्रायंगल दोनों को मिक्स करके. जैसे पैरेललोग्राम लॉ हुआ है, पैरेललोग्राम लॉ में क्या होता है, एक डायगोनल रिप्रेजेंट करता है समेशन. दिस वेक्टर इज a, this b, this gives summation, and the other diagonal gives the difference.
ये शायद नहीं पढ़ा हूँ। हाँ? नहीं आ तो जाएगा, ठीक है, आ तो जाएगा। ऐसे पढ़ा नहीं होगा इसलिए तुम्हें लग रहा है कुछ नया है, बट ये बस इसी को हमने इतना अलग से बना लिया है एज ए ट्रायंगल। ठीक है, सो डायगोनल में एक डायगोनल समेशन, दूसरा डायगोनल डिफरेंस रिप्रेजेंट करता है। विद द हेल्प ऑफ दिस कैलकुलेशन हम इस चेंज इन वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को लिख लेते हैं v इंटू थीटा। सो एक्सिलरेशन इज change in magnitude, change in velocity magnitude divided by time. Yes, this becomes v into theta, time is t, क्योंकि ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है, so थीटा बाई टी को हम लिख सकते हैं ओमेगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट, so v into theta by t becomes v into omega. Centripetal acceleration is v into omega. v को v और ओमेगा का रिलेशन क्या था? v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो या तो ओमेगा को v बाई आर लिख लो, v बाई आर लिखोगे तो v स्क्वायर बाई आर बन जाएगा, या फिर v को आर ओमेगा लिखोगे तो आर ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। कोई भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, एनी वन। आर ओमेगा स्क्वायर v square by r. This is the formula for centripetal acceleration. Magnitude of centripetal acceleration is v square by r. R is the radius of circle. V so v into omega या v square by r and r omega square. डायरेक्शन हमने पहले डिस्कशन से कर लिया था कि वो सेंटर की तरफ पुल हो रहा है, so it has to be towards the center of the circle. अब ओमेगा की वैल्यू कभी कभी डायरेक्टली गिवन नहीं होती, तो ओमेगा के लिए either we can calculate angular velocity as 2 pi by time period, or it will be 2 pi into frequency. Whatever information is given, accordingly we'll calculate omega. दूसरा मेथड वैसे तो जरूरत नहीं, एक से समझ में आ गया, सिर्फ 2-3 मेथड है, बट because it is there in your book in the SL Aurora, so we can try that also. किसी को डाउट, एनी स्टेप नॉट क्लियर? सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन अब तो डेरिवेशन आएगा नहीं, स्कूल में एमसीक्यू हो गया है। एमसीक्यू कुछ स्कूल अभी भी समझदारी दिखा रहे हैं, दे आर टेकिंग मिक्स्ड एग्जाम, सम ऑब्जेक्टिव, सम क्वेश्चन सब्जेक्टिव, स्पेशली आईसीएसई, दे आर रिलेटिवली बेटर। आई एम गिविंग अ बायस्ड स्टेटमेंट, बट सब्जेक्टिव से ही थोड़ी सी नॉलेज पता पड़ती है, आती है। ऑब्जेक्टिव अप्रोच में तो अल्लाह मेहरबान तो गजब मेहरबान, कभी कभी होता है ऐसा। आई हैड वन विंगमेट इन माय आईआईटी, ही स्कोर्ड -4 इन द फिजिक्स पेपर एंड ही वाज वन ऑफ माय भाई मतलब कुछ 6-7 बच्चों का ग्रुप होता है फॉर द एट द टाइम ऑफ एडमिशन। हमें एक बाप मिलता है, माँ कई सारी भी हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन दी, तो ही स्कोर्ड -4 इन फिजिक्स, बट बाकियों में थोड़ा थोड़ा अलग चल गया, तो क्लियर द कट ऑफ बिकॉज ही वाज सम अदर नॉट द जनरल कैटेगरी। तो ऑब्जेक्टिव में कभी पता नहीं पड़ता कि अंदर क्या है, तो क्लियर इसमें कट ऑफ थोड़ी कम जाती है। तो इसलिए सब्जेक्टिव एग्जाम आपके यहाँ पर होते रहेंगे। हम जो कुछ एग्जाम लेंगे वो ऑब्जेक्टिव, कुछ सब्जेक्टिव, अल्टरनेट टाइप्स, एक ऑब्जेक्टिव एक सब्जेक्टिव, ताकि ये पता पड़े अंदर कुछ जा रहा है कि नहीं। When you write, only then it is clear that you understand and you should be able to express your knowledge, right? Okay. और उस लक फैक्टर को ही मिनिमाइज करने के लिए एडवांस में मोर देन वन करेक्ट आंसर्स होते हैं। एक क्वेश्चन के 2 भी सही हो सकते हैं, 3 भी सही हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। मैट्रिक्स पूरी बनानी होती है कुछ क्वेश्चन में। दूसरा मेथड ये समझ में आ गया, क्लियर? सेकंड मेथड थोड़ा सा रैंडम सा है। रैंडम मतलब जैसे पॉइंट ए और बी, व्हेन ए एंड बी विल बी वेरी क्लोज,
when A and B will be very, very close, it will be almost like a straight line. छोटा सा part is a straight line. A से B तक है, ये line क्या represent कर रही है? Linear displacement, let's say delta R. Linear displacement, initial point A, final point B, ये तो जानबूझ के बड़ा बनाया था, है ये very close to each other. Delta R, here angle is theta. ऐसे यहाँ पे जो वेक्टर है V1, V2, इसको ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर है that is delta V theta. So I think these two triangles are similar. कैसे पता? ये एंगल दोनों का बीच में सेम है, and since they both are isosceles triangle, each of the other angle will be 90 minus theta by 2. 90 minus theta by 2, है ना? और अगर तीनों एंगल सेम हो, then it is similar triangle. Similar triangle में क्या होती है प्रॉपर्टी? Property of similar triangle, the ratio of their side is same. Delta R by R is equal to delta V by V, because these two triangles are similar. ABO और कुछ भी ले लो PQR. These two triangles are similar triangle. उनके बीच में जो एंगल है वो this will be like same for all the three. Triangle AOB and triangle PQR are similar triangle. Similar triangle में side length का ratio equal होता है. So change in velocity delta V is equal to V by R times delta R. Correct? Simple. ये थोड़ा सा easy है relatively, वो mathematical था, this one is easy. एक तीसरा differentiation वाला भी है, but I think time होने वाला है क्या? शायद. What's the time? हो गया ना भाई? अभी हमें नॉन यूनिफॉर्म भी करना है वैसे today's class. Delta V is V by R delta R. So acceleration is change in velocity by time taken, V by R into delta R by delta T. ये delta R क्या था? What is delta R? Displacement, linear displacement. A से B को join करने वाला straight. Linear displacement divided by time is velocity. So that will become V by R into V. So we again get the same result, V square by R. That was first method. This is second method. एक तीसरा differentiation method भी हो सकता है, but due to lack of time, we are not doing it now. वो motion in plane में हमने किया था. अगर R position vector given है, एक बार differentiate करेंगे velocity, दोबारा differentiate करेंगे तो acceleration मिल जाएगा. Then second is non-uniform circular motion. खत्म कर लेते हैं chapter ये. जल्दी तो नहीं? 10 minutes max. Non-uniform circular motion. When a particle move on a circle with increasing or decreasing speed, with changing speed, it's called non-uniform circular motion. जल्दी है जाने की. ठीक है, थोड़ी स्ट्रेच करो. स्ट्रेच. नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बॉडी में या तो स्पीड इंक्रीज हो रही होगी या फिर डिक्रीज हो रही होगी. देयर आर टू पॉसिबिलिटीज. कांस्टेंट स्पीड से जब भी, जैसे हम जब फैन को ऑन करते, इनिशियली इट वाज एट रेस्ट एंड देन इट स्टार्टेड इंक्रीजिंग स्पीड एंड धीरे धीरे फिर वो कांस्टेंट हो जाती है. ऐसे स्विच ऑफ करते हैं तो इट विल डिक्रीज एंड फाइनली स्टॉप. तो या तो स्पीड इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. हम लोग शॉर्टकट में लिख लेते हैं, कोई नहीं डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया. नॉन यूनिफॉर्म मतलब जिसमें स्पीड चेंज हो रही है. स्पीड चेंज होने में दो केस हो सकते हैं, या तो स्पीड इंक्रीज होगी
या फिर स्पीड डिक्रीज होगी। इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल कितना था प्रीवियस केस में? एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द सेंटर, वेलोसिटी इज टेंजेंशियल, एंगल इज 90 90 degree. degree. There is no other possibility. Always the acceleration is perpendicular to velocity. If it is non-uniform circular motion with increasing speed. अभी शॉर्टकट में कर लेते हैं, मे बी नेक्स्ट जब हम इसको रोटेशन में पढ़ेंगे विल डू इन क्वाइट डिटेल। जब ये पार्टिकल सर्कल पे मूव करता है, इसको सर्कल पे मूव करने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन थी वो तो अभी भी है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। व्हाट वाज दैट नेसेसरी कंडीशन? सेंटर की तरफ एक फोर्स चाहिए ही चाहिए, उसका कोई और अल्टरनेट नहीं। जब ये पॉइंट ए पे है, वन फोर्स मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, दैट इज सेंट्रीपिटल v1 स्क्वायर बाय r। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जरूरत है हमें डायरेक्शन चेंज करने के लिए। इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी यहाँ पे v2 स्क्वायर बाय r, v3 स्क्वायर बाय r, because speed is changing, so the magnitude of centripetal acceleration required is also changing to change the direction. एक और एक्सप्रेशन चाहिए अभी टू चेंज द स्पीड। स्पीड चेंज करने के लिए स्पीड की डायरेक्शन यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन में चाहिए, so it is called tangential acceleration. Tangential acceleration is dv by dt. Rate of change of speed. So there are two directions acceleration, एक सर्कल के सेंटर की तरफ, दूसरा टेंजेंट की तरफ. So they both are perpendicular to each other. Net acceleration will be resultant of the two in between. So total acceleration or net acceleration, it will be root of AC square plus AT square. और अगर हमें एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल निकालना हो, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, tan alpha is AC by AT. ठीक है, आई थिंक हम इसके एग्जांपल नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे सो दैट विल बी मोर क्लियर. चैप्टर खत्म हो गया, बट देयर आर फ्यू थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर द कंप्यूटर लेवल लाइक रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेशन, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ एनी पाथ, नॉट जस्ट अ सर्कल. ठीक है, तो विल कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास. हाँ, जिसके इसके स्कूल में एग्जाम आने वाले हो, प्लीज योर डेट शीट along with the syllabus send it to me. I will try to provide some extra class, either I will take or sir will take. So your syllabus should be completed before the school exam starts, and there will be a separate test also according to your syllabus. तो संडे होते हैं, उसके अलावा कस्टमाइज टेस्ट भी आप देंगे बिफोर द स्कूल एग्जाम. सर हमारा 7th को है. 7 बेटा अभी मत बताओ मुझे, वर्बली मुझे याद नहीं रहेगा, मुझे थोड़ी मेमोरी कमजोर हो चुकी है समय के साथ. आप व्हाट्सएप में कर देना मुझे पर्सनल, मुझे और श्रुति मैम दोनों को, सो दैट वी कैन प्लान. ओके सर. ठीक है, चलो ओके, थैंक यू. थैंक यू सर. Bye, sir.